भेंट मुलाकात योगेश के साथ। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वैक्सीनेशन के बारे में हम आपको दे रहे हैं ढेर सारी जानकारी। जो कुछ भी आपके दिमाग में है वो सब कुछ जानने को मिलेगा इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आरती पांडे जानकारी दे रही हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं योगेश पांडे। श्रोताओं जय जोहार, नमस्कार। मैं हूं योगेश और आज हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं हमारे शहर के, हमारे अंचल के, या और इलैबोरेट कर कहूं, एग्जैगरेट कर कहूं तो हमारे राज्य के वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन यानी सिम्स। और हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर आरती पांडे से, जो प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ एएनटी सिम्स बिलासपुर में कार्यरत हैं। और अभी जो पिछले 1 साल से हम जिस त्रासदी से जूझ रहे हैं यानी कोरोना, आप कोरोना की नोडल ऑफिसर भी हैं सिम्स बिलासपुर में। डॉक्टर आरती पांडे, अरपा रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। डॉक्टर पांडे, पिछले 1 साल में हम इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं जी। और चूंकि आप कोरोना नोडल ऑफिसर सिम्स के हैं और कोरोना के बचाव के लिए, कोरोना के प्रति जितने भी कदम उठाने हैं, जो भी एहतियातन कदम उठाने हैं या कोरोना पॉजिटिव होने के बाद के जो सारे प्रोसेस वाले कदम हैं, उस सब में आप मुख्य रूप से शामिल रहे हैं। तो ये 1 साल आपके लिए बहुत कठिन गुजरा होगा और शायद आप लोग जैसे लोग नहीं होते तो हम जैसे आम लोगों के लिए भी ये कठिन हो जाता बहुत। तो सबसे पहले अरपा रेडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। थैंक यू। और आपके माध्यम से उन सभी चिकित्सकीय पेशे में लगे हुए लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आप हैं तो हम हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जिसके प्रयोजन स्वरूप हमने ये भेंट मुलाकात आपके साथ आज रखी है, वो है वैक्सीन जी। वैक्सीन का नाम सुनते ही, जैसे ही हमने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से सुना कि वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी अब भारत में, तो हमारी बाँछें खिल गई। एक्चुअली बहुत सारी बातें मन में है वैक्सीन को लेकर। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हमारे राज्य में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो ऊपर से नीचे तक किस तरह काम करेगा। आप हमें बताइए कि ये वैक्सीन पहले किसको लगेगी और कैसे धीरे धीरे वो आम जनता तक पहुंचेगी। सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इस वार्ता में शामिल किया। और वैक्सीन एकदम न्यू ट्रेंड है, न्यू टॉपिक है। इस पे सभी की बड़ी उत्सुकताएं हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि सबसे बड़ी चीजें हमारे इतने बड़े देश में, इतने 130 करोड़ की जनता के लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक साथ इसको लॉन्च किया, वो भी 16 जनवरी 2021 को। और उसी 10:30 बजे उसका इनॉग्रेशन हुआ और सभी जगह एक साथ लॉन्चिंग होके वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें सिम्स में भी एक सेशन साइट बनाई गई थी और वहां पे भी हमारी शुरुआत हुई। अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स में सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने लोग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जी, पहले उनके लिए वैक्सीनेशन की सुविधा दी गई है। तो जितने भी हॉस्पिटल में, मतलब क्लास 4 से लेके ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, जितने भी, उनको लिस्ट आउट किया गया है और उनको सबसे पहले लगना है जी। उसके बाद के चरण में आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स जो रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो आपके आर्मी मैन हो, जितने लोगों ने अपने एज अ फ्रंट लाइन सर्विसेज दी हैं, उनको लगने का प्रस्तावित है। उसके बाद 3rd नंबर पे आगे जो इम्पोर्टेंट और आएंगे, उनसे होते हुए हम पब्लिक तक पहुंचेगी। तो अभी कल ही प्रोसेस शुरू हुआ है और कल सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई एडवर्स रिएक्शन भी नहीं हुई हमारे एटलीस्ट सिम्स में, और सब बड़े उत्सुक थे और लोगों ने लगवाया। यानी धीरे धीरे जो कोरोना से जंग में सबसे आगे की पंक्तियों में रहे हैं, उन लोगों से होते हुए वैक्सीन सभी लोगों तक आएगी। तो अग्रिम पंक्ति के जितने योद्धा हैं हमारे कोरोना से जंग लड़ने में, उन सब से होती हुई हम तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। डॉक्टर आरती, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है ये होता कैसे, क्या प्रोसेस है इसकी? देखिए, गवर्नमेंट ने इसको समझने के लिए मैं बोल सकती हूँ, जैसे मतदान होता है उसी तरह के इस समतुल्य बनाया है कि किसको लगी किसकी नहीं, इसका भी डेटा रहे और समय पे सही व्यक्ति को लग रही है कि नहीं, उसका भी डेटा रहे। तो इन्होंने इसके लिए कोविन ऐप बनाया है। अच्छा। कोविन ऐप के थ्रू उन्होंने हर जगह लिस्टिंग की है, लिस्ट से उस ऐप में नेम्स को लोड किया है और जब भी कोई वैक्सीन लगवाने आता है फर्स्ट डोज, तो उसको अपना आधार कार्ड लेके आना होता है
वो आधार कार्ड के साथ में आता है, उसका नाम वहाँ पे टैली होता है और उस वक्त जो वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी की जाती है। अगर वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं तो उसको वैक्सीन नहीं लगाई जाती, और अगर उसके इंडिकेशंस में वो है तो उसको अपलोड करने के बाद में वैक्सीनेटर उसको वैक्सीन लगाता है। फिर उसका काम अपलोड की ओके होती है कि हाँ इसको वैक्सीन लग गई, ये पोर्टल में चढ़ता है। उसके बाद वो आधा घंटा वेट करता है। इसलिए इन्होंने एक प्रोटोकॉल के तहत 3 रूम सेट बनाए हैं कि पहला प्रतीक्षारत रहेगा जिसमें प्रतीक्षा करेगा आदमी, उसके बाद वो सेकेंड रूम में जाएगा जहां वो कोविन ऐप से अपना सारा डिटेल चेक करवाएगा, वैक्सीनेटर लगाएगा और लगने के बाद कोविन ऐप पे ओके होगा, और फिर थर्ड रूम में वो ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे रहेगा। उसी के बाद वो वहां से निकलेगा। इस प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति को वैक्सीन माने मतदान केंद्र की तरह का ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें प्रतीक्षा वाला कक्ष है, जिसमें वैक्सीनेशन वाला कक्ष है, जिसमें वो कोविन ऐप से रजिस्टर्ड होगा, फिर वैक्सीनेटर लेगा। हाँ, और फिर जी, वैक्सीनेटर से मैं जो समझ पा रहा हूँ डॉक्टर आरती, वो ये इंजेक्शन, हाँ, जो वैक्सीन लगाएगा, वैक्सीन का इंजेक्शन होगा। हाँ, वैक्सीन का इंजेक्शन लगाएगा। उसके बाद वो एक ऑब्जर्वेशन वाले कक्ष में जाएगा जहां वो आधा घंटा इंतजार करेगा। यानी इस पूरी प्रोसेस में लगभग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि 1 घंटे का समय लगेगा एक व्यक्ति के लिए। नहीं, 5 से 7 मिनट का लगाने तक का है और 25 मिनट उनको, आधा घंटा लगभग ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है कि इस बीच अगर आप में कुछ रिएक्शन आती है, होती है तो आप बताएंगे, नहीं तो आप उस रूम से जा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर आरती हमें बता रही थी कि वैक्सीनेशन का पहला डोज किस तरह होगा। जो आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद जो व्यक्ति है जिसने वैक्सीनेशन लिया है वो अपने घर चला जाएगा। और डॉक्टर साहब आप मुझे हमें बताइए कि फिर दूसरे डोज का क्या प्रोसेस है। जी, मैं आपको बता देती हूँ। टोटल अभी हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे शहर में बिलासपुर में कोविशील्ड ही आई है। एक्चुअली 2 वैक्सीन रिलीज हुई हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो अपने पास कोविशील्ड का वैक्सीनेशन हो रहा है और कोविशील्ड आपकी 4 वीक्स 28 डेज बाद में फिर से लगनी है सेकेंड डोज। मतलब आज अगर आपको 1 डोज लगा है 1 तारीख को, तो 28 दिन बाद आपको सेकेंड डोज लगना है। यानी 4 सप्ताह बाद आपको दूसरा डोज लगना है। ये क्या, ये दूसरा डोज जो होगा उसकी प्रोसेस भी पहले डोज की तरह ही होगी? अभी इस बारे में तो आया नहीं है, बट वैसा ही होना चाहिए। अभी पहले फर्स्ट डोज ही सबको हो जाए, तो सेकेंड डोज के लिए भी सारे अपडेट्स पर डे आ रहे हैं। आप जानते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल न्यू है जी, उसके हमको पर डे अपडेट्स मिलते रहते हैं कि ये होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। तो अभी तो सिर्फ फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लगेगा। और इसमें खास बात है कि जिस व्यक्ति ने पहला डोज लगवाया है जिस भी वैक्सीन का, उसको सेम वैक्सीन का ही सेकेंड डोज लगवाना, ये उस व्यक्ति को वैक्सीन देते समय जरूर बताया जाए। यानी ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपने कोविशील्ड का पहला डोज लगवाया है तो आपको दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है, या जो भी वैक्सीन आपका क्रम आते तक जो वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिस वैक्सीन का डोज आपने लगाया है उसका ही दूसरा डोज आपको लेना होगा। तो डॉक्टर आरती, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता साथियों को बड़ा आनंद भी आ रहा होगा आपको सुनकर। इसलिए सवालों की कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और अपने श्रोताओं की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से कोरोना आया है हमारे बीच, तब से और अब जब वैक्सीन आई है हमारे बीच, तब खूब सारी भ्रांतियां फैली है। अब वो इंटेंशनली वो फैलाई गई हैं, जानबूझकर फैलाई गई हैं, या एक से दूसरे होते हुए अजीब अर्थ में आ गई हमारे पास। कुछ भ्रांतियां वैक्सीन को लेकर भी है, जैसे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़े लोग परेशान हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि आप नोडल ऑफिसर हैं कोरोना की और सिम्स में और पूरा वैक्सीनेशन का प्रभार आप देख रही हैं। तो हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लोगों के मन में सवाल आना भी वाजिब है। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन किसको लगवानी है, किसको नहीं लगवानी है। अपन बात वहां से शुरू करते हैं। तो वैक्सीन 18 साल के नीचे के बच्चों को नहीं लगवानी है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो मदर, लैक्टेटिंग मदर है और जो गर्भावस्था में है, ये दोनों टाइप की लेडीज को भी वैक्सीन नहीं लगवानी है। और एक इसका इंडिकेशन और है, जिसको एक्टिव कोविड का इन्फेक्शन है या रिसेंटली उसको कोविड हुआ है, तो उसको भी 6 to 8 वीक्स तक वैक्सीन नहीं लेना है, ऐसा लिटरेचर बोल रहा है। तो ये गाइडलाइन से बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग, और दूसरा जिस किसी को बहुत ज्यादा कोमॉर्बिडिटी है, तो कोमॉर्बिडिटी वालों में कॉशियसली लगाए, या पहले वो गाइडेंस ले लें और अपनी फिजिशियन से बात कर लें, तभी लगाएं। तो कोमॉर्बिडिटी वालों को भी थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर रहेगा। जैसे एल्डरली, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, हाईली डायबिटिक और हाईली हाइपरटेंसिव, किडनी प्रॉब्लम्स वाले, तो इनके लिए कॉशियसली
लगाया जाए फिजिशियन चेकअप के साथ में, उनकी कंडीशन को देखते हुए ही इस पे वर्कअप कराया जाए। बाकी सभी हेल्दी लोग लगा सकते हैं जो 18 साल के ऊपर के वयस्क हैं। अब बात आई साइड इफेक्ट, जिसके लिए लोगों के मन में बड़ी भ्रांति थी, अरे लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा। तो जो अभी अपडेट्स मिले उसमें ये बताया गया है कि हर चीज का देखिए रिएक्शन होता है। आप एक गोली भी खाते हैं तो उसमें एक पेपर रखा रहता है, आपने देखा होगा दवाई के उसमें पर्ची में हमेशा एक रिसर्च का एक पेपर रखा रहता है कि आप लेंगे तो नौशिया, वॉमिटिंग, मेटलिक टेस्ट, पेट में दर्द या लूज मोशन कुछ हो सकता है। आज भी आप लेते हैं तो कोई कोई दवाई में छोटी सी चीज होती है। इसी तरह इसके साथ में भी आया है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर रिएक्शंस होने की संभावना हो सकती है, जिसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो AEFI मीन्स एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI करके बोला गया है। तो इसमें माइल्ड माने तो यह है जैसे सब जगह होता है, जैसे DPT का भी लगता है तो बुखार आ जाता है, तो उसी तरह मतलब आपने जब वैक्सीनेशन कराया तो आपको वैक्सीनेशन अपने जो हाथ में लगना है उस हाथ पे आपको दर्द थोड़ा सा हो, वहाँ पे इंड्यूरेशन हो, टेंडरनेस आ जाए, हल्का सा फीवर आ जाए, है ना, इस तरह की हल्की चीजें माइल्ड में आती है। अगर आपको तेज बुखार है या एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह आ रहा है तो वो आपका मॉडरेट में आ जाता है। मॉडरेट टू सीवियर में अगर एनाफाइलेक्सिस सीवियर है या फिर आपको डेथ मतलब सडन कोलैप्स अगर आप हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो आपका सीवियर रिएक्शन है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी हमारे सिम्स में तो हमने AEFI वार्ड भी बनाया है और हर केस में जहाँ भी AEFI होगा उसकी रिपोर्टिंग भी होनी है। तो इसकी गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है और जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे भी सब इमरजेंसी फैसिलिटी रखी गई है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भेंट मुलाकात योगेश के साथ और हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती पांडे। और आपने सुना कि इस वैक्सीन के वैसे ही साइड इफेक्ट्स हैं जैसे हम आम दवाइयों के देखते हैं, और जरूरी नहीं है कि सारे साइड इफेक्ट्स जो एनलिस्ट किए गए हैं वो सबको हो ही। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए साइड इफेक्ट्स बिल्कुल उसी की तरह होते हैं जैसे रोड पे चलने वाले, रोड पे अपन रोज चलते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, किसी का हल्का सा खुद ही गिर जाता है कई बार, तो खुद का बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड किया है ना, छोटी सी खरोच आई ठीक भी हो जाते हैं, और कभी कभी हाथ पैर भी टूटते हैं और वो जुड़ जाते हैं, और कभी कभी सीवियरिटी में हम कोलैप्स होते हैं, लेकिन हम रोड पे चलना नहीं छोड़ते क्योंकि हमारे लिए जरूरत है। तो वैक्सीन की सुरक्षा बहुत है, वैक्सीन हमारी जरूरत है, तो इसलिए साइड इफेक्ट उस हिसाब से देखें तो वो कुछ भी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जा रहा है इस कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को। इसमें आप हमारे जिले में मुख्य भूमिका में हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे बात कर रही हैं। एक सवाल और करते हैं डॉक्टर आरती आपसे, क्या ऐसा कोई निर्देश है कि ये कोरोना वैक्सीन सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को लगेंगी और उसके बाद लोगों को खरीदनी होगी? नहीं, ये बोल पाना कि लिमिटेड को लगेगी फिर खरीदनी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन अभी चूंकि गवर्नमेंट ने न्यू लॉन्च की है तो इसको गवर्नमेंट सेक्टर में रखा है। जैसे पहले टेस्टिंग भी प्राइवेट में कोरोना की अलाउड नहीं थी, लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग की फैसिलिटी आई। आज आप देखते हैं सब जगह पे हर जनता को उपलब्ध हो सके, तो अभी लॉन्चिंग है इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन और डेटा सब पे नजर की जा सकती है, और आगे जैसी जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट डेफिनेटली इसका जरूरत पड़ने पे उसी हिसाब से विस्तार करेगी। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी ये वैक्सीन। वो गवर्नमेंट तय करेगी कि वो किस तरह से पहुंचे। डॉक्टर आरती, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जैसे ऐसा कोई मौका आए जब ओपनली ये कहा जाए कि सबको वैक्सीन लगवानी है, तो आपका एज ए डॉक्टर क्या विचार है? क्या मौका मिलने पर सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, तो वैसे ही जैसे बच्चों में इम्यूनाइजेशन होता है, पहले तो शुरू में गवर्नमेंट में हुआ था और आज भी जिसकी इच्छा होती है गवर्नमेंट में आता है, प्राइवेट में जाता है। तो उसी तरह आगे वैक्सीन बहुत मुझे लगता है सरल सुविधा से उपलब्ध रहेगी, और जिसको गवर्नमेंट में लगवाना हो गवर्नमेंट में लगवाएगी, आगे जो और भी बाकी सेंटर्स गवर्नमेंट द्वारा तय किए जाएंगे वहां भी लगवाई जाएगी। और मैं ये जानती हूँ कि अगर आपका अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपने को वैक्सीनाइज रखना चाहिए। ये एक सिंपल सा फंडा है अपने को बीमारी से बचाने के, है ना। तो अगर आप अपने को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन करवाने में कोई बुराई नहीं। हाँ, वैक्सीनेशन से हिचकना नहीं चाहिए। हाँ। आपको वैक्सीनेशन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरे विश्व का इतिहास रहा है कि बड़ी बड़ी महामारियां वैक्सीनेशन ने ही खत्म की हैं। और आज भी हम देख रहे हैं पोलियो जैसी महामारी और चेचक जैसी बीमारियां, ये एक बड़े पैमाने पर हुए वैक्सीनेशन ने ही खत्म की है, जहां लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी था। एक भ्रांति निकलकर ये भी आती है कई बार, और मुझे लगता है आपके सामने भी ऐसे मौके आए होंगे या आपके अनुभव में भी ये होगा
कि जिनको कोरोना हुआ है केवल वैक्सीन उनको ही लगानी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है कि जिनको कोरोना हुआ है उन्हीं को लगानी चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको तो सबसे पहले लगानी चाहिए। कोरोना होने ना होने से कोई फर्क नहीं है वैक्सीनेशन, क्योंकि कहीं भी लिटरेचर ये नहीं बोलता कि एक बार कोरोना हुआ तो आपको दोबारा नहीं हो सकता, मतलब रिकरेंस भी हो सकता है, रीइंफेक्शन भी हो सकता है। और मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस भी आए हैं जिनको एक बार के बाद दोबारा भी कोरोना हुआ है। तो ये गलत फहमी में न रहना चाहिए कि हमको कोरोना हुआ है और हमको दोबारा नहीं हो सकता, और हमको कोरोना हो गया तो अब हमको लगवानी चाहिए। उल्टा क्वेश्चन है आपका। कोरोना होने के बाद लोगों को ये लगता है कि हमारे मन में एंटीबॉडी बन गई है हमारे शरीर में, तो हम ना लगवाएं। जिसको कोरोना नहीं है उसको लगता है हमको एंटीबॉडी की जरूरत है ना, क्योंकि एक बार बीमारी होती है तो एंटीबॉडी आ जाती है शरीर में। इससे सभी को वैक्सीनेशन लगवाना। मतलब आप डॉक्टर आरती पांडे रिकमेंड कर रही हैं अरपा रेडियो के माध्यम से कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए? बिल्कुल, 18 वर्ष के ऊपर। 18 वर्ष के ऊपर जो भी गाइडलाइंस हैं और जो भी निर्धारित मानक हैं एक व्यक्ति के लिए, उन मानकों को पूरा करने वाले व्यक्ति को वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। क्या वैक्सीन लगने के बाद हमारे जो कोविड को लेकर प्रिकॉशंस थे, जैसे मास्क लगाना, जैसे लगातार हाथों को धोते रहना, वो जो सोशल या फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सारी चीजों का प्रतिबंध खत्म हो जाएगा? नहीं, उसको आपको प्रतिबंध को फॉलो अभी करने की सख्त जरूरत है। हमारे वैक्सीनेटर को भी ट्रेनिंग दी गई है कि वो वैक्सीनेशन के साथ साथ यह सभी को बताते रहे कि आपको यही वैक्सीन सेकेंड डोज लगवानी है। साथ में वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप अपने हाथ बराबर से धोते रहें, 2 गज दूरी का पालन करें और मास्क का यूज करते रहें। तो श्रोताओं, आपने बड़े ध्यान से ये बात सुनी होगी कि वैक्सीन लगने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम मास्क लगाना छोड़ दें, हम हाथ धोना छोड़ दें, या हम जिस फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देश का पालन कर रहे थे वो हम छोड़ दें। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी वैक्सीन के निर्माता और राज्य शासन ये रिकमेंड करता है, ये हिदायत देता है, इन सब चीजों का पालन हमें करना ही है, क्योंकि कोरोना की जंग से लड़ाई अभी शुरू हुई है। तो 2 डोज की ये वैक्सीन, जिसकी प्रोसेस बड़े ही सरल तरीके से डॉक्टर आरती पांडे ने हमारे सामने रखी, उस वैक्सीन के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि कोरोना से लड़ाई के अंत तक पहुंच रहे हैं हम, और हम वैक्सीन इजाद कर चुके हैं। हम उन देशों में शुमार है भारत जहां वैक्सीन इजाद कर ली गई है, और अब हम कोरोना से लड़ने में और ताकत अपने अंदर लाने वाले हैं। डॉक्टर आरती, अरपा रेडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने इस वैक्सीनेशन के बड़े रश माहौल में, बहुत व्यस्ततम माहौल में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और हमारे श्रोताओं को ब्रीफ किया इस पूरे वैक्सीनेशन के प्रोसेस से। अंत में एक सवाल आपसे, और एक सवाल के साथ साथ एक संदेश भी आपसे, कि क्या वैक्सीनेशन को इस तरह से लेना चाहिए कि चलो अब तो कोरोना खत्म हो गया? नहीं, देखिए, मैं अभी भी जस्ट न्यूज सुन के ही आ रही थी वार्ता से पहले। उसमें लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ रहा था जो हमसे वैक्सीन के लिए तैयार खड़े मांगने के लिए। तो देश विदेश के लोग भी जानते कि भारत के पास वैक्सीन है, हमको मिल जाए। मैं बड़ी बड़ी कंट्रीज के भी नाम सुन के आ रही थी। नेपाल से शुरू होके अभी ब्राजील तक पहुंच गया है। तो आप सोचिए कि जो वैक्सीन हमसे मांगी जा रही है, तो उसकी हमारे लिए जब घर बैठे सुविधा है तो सबको लेना चाहिए। और इससे न केवल आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप दूसरे को भी नहीं फैलाएंगे, तो आपका पड़ोसी भी उतना ही सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए वैक्सीन से घबराए नहीं, और वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, और सभी लोग जब मौका है तो अपने मानकों को पूरा करते हुए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अंत में आपसे एक संदेश चाहेंगे हमारे अरपा रेडियो के श्रोताओं के लिए। मेरा संदेश यही है, जान है तो जहान है, और जान अच्छी रखनी है तो हमको तन मन धन से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें पता है कि बीमारी जो छोटे से सूक्ष्म कीटाणु से है, हमारी छोटी सी क्या कहना चाहिए, छोटी सी एहतियात से, छोटे से हमारी केयर से हम खुद भी बच सकते हैं, पड़ोस को भी बचा सकते हैं। तो जरूर से हमें वो एहतियात बरतना चाहिए, वैक्सीनेशन भी कराएं, और जो हमारे मानक बताए गए हैं, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग का और मास्क यूज का, उसको बराबर से करें, जिससे हमारा देश खुशहाल रहे। थैंक यू सो मच आपका अरपा रेडियो को अपना कीमती समय देने के लिए। हम आपके लिए फिर से एक बार शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर आरती पांडे से योगेश पांडे की बातचीत अभी आपने सुनी वैक्सीनेशन के संदर्भ में। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।